वर्ग नवम के विद्यार्थियों को सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। कल हम लोगों ने पाठ द्वितीय सोमप्रभम का प्रश्न संख्या 4 तक अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग प्रश्न 5 से आगे बढ़ेंगे। आप लोग अपने अपने सामने पाठ तृतीय सोमप्रभम का प्रश्न संख्या 5 खोलकर अपने सामने रखें ताकि समझने में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। देखेंगे प्रश्न संख्या 5 में आपको दिया हुआ है अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्ग पदं चिनुत। अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्ग पदं चिनुत। कहने का मतलब है कि नीचे लिखे पदों में उपसर्ग पद चुनना है। उपसर्ग पद को क्या करना है? चुनना है। तो सर्वप्रथम यह जान जाएंगे कि जितने भी लैंग्वेज एंड लिटरेचर होते हैं, भाषा एवं साहित्य होते हैं, उसमें उपसर्ग होते हैं। शब्द की रचना में उपसर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उपसर्ग को जोड़कर हम अलग अलग प्रकार के शब्द बनाते हैं जो कि वे अलग अलग अर्थों को धारण करते हैं। ये उपसर्ग की परिभाषा हम पूर्व में भी बता चुके हैं। आप लोगों को उपसर्ग हम अलग से पढ़ाएंगे। उपसर्गों की बहुत सारे प्रकार होते हैं, भेद होते हैं। संस्कृत में उपसर्गों की कुल संख्याएं 22 है। अब उसमें से कुछ उपसर्ग यहाँ दिया हुआ है। अब उपसर्ग किसे कहते हैं आप लोगों को पूर्व में भी हम जानकारी दे चुके हैं। पुनः हम उपसर्ग की परिभाषा आप लोगों को बता रहे हैं। उपसर्ग वे शब्दांश है। उपसर्ग शब्द के वे अंश हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में, शुरू में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं या एक नया अर्थ के रूप में उसे प्रस्तुत करते हैं। इस तरह से हम उदाहरण के तौर पर भी हम आपको बताए हुए थे। पुनः उदाहरण, इससे एक अलग उदाहरण हम आपको दे देते हैं। अपजोड़ मान बराबर अपमान। मान का मतलब हुआ प्रतिष्ठा, इज्जत। अगर अप हम जोड़ दिए तो अपमान हो गया, ठीक उसका विपरीत अर्थ हो गया अपमान। अपमान का मतलब हुआ प्रतिष्ठाहीन। इस तरह से उपसर्ग जोड़कर हम एक नया शब्द बनाते हैं। अब यहाँ हम अभ्यास के क्रम में प्रश्न 5 में जो भी क से लेकर ज तक जो भी शब्द दिया हुआ है, उस शब्द में से उपसर्ग को अलग चुन कर क्या है कि लिख देना है। प्रश्न संख्या 5 के क में दिया हुआ परिहीयते। परिहीयते। अब परिहीयते में उपसर्ग कौन है? तो परिहीयते में उपसर्ग आपको परि है। अर्थात परि जोड़ हीयते बराबर परिहीयते। इसमें परिहीयते में उपसर्ग हो गया। ये वाला शुरू वाला जो पद है आपको उपसर्ग हो गया। चलिए दूसरा देखिए, ख देखिए, संजातः। संजाता में उपसर्ग कौन है? ये स आधाइयों और जगजा तो विसर्ग संजातः। यह संग अलग है, जातः अलग है ना। जातः में पूर्व में पहले संग जुटा हुआ है।
तो हम इस शब्द को अलग यहाँ उपसर्ग के रूप में लिख देंगे। और यो जो है यहाँ देख रहे हैं आधा यो, तो हो जाएगा मो में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह से संजाता में उपसर्ग हो गया शम। दंती स म हलंत। अब देखिए गौ में दिया हुआ है अधिक्षिपति, अधिक्षिपति। तो यहाँ जो है इस शब्द में उपसर्ग कौन है? तो यहाँ क्षिपति अलग है, अधि अलग है। तो इस तरह से इस शब्द में आपको उपसर्ग हो गया अधि। पुनः आगे बढ़ेंगे घ। घ में दिया हुआ है प्रत्युत्तरम, प्रत्युत्तरम। देख लीजिए उच्चारण को। तो इसमें इस पद में उपसर्ग को आपको अलग करना है। तो यहाँ जो है आपको प्रति जोड़ उत, आपको उपसर्ग हो गया प्रति जोड़ उत, आपको उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब देखिए यहाँ प्रवर्धते, वर्धते एक अलग शब्द है। प्रवर्धते के शुरू में प्र यहाँ आ गया तो प्रवर्धते हो गया। तो प्र यहाँ क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। विलोप्यते, च में दिया हुआ है विलोप्यते। लोप्यते एक अलग शब्द है और इसके शुरू में बी जुट गया तो विलोप्यते। बी यहाँ हो गया आपको उपसर्ग हो गया। उपचरामः, चरामः एक अलग शब्द है और इसमें उप जुट गया तो उपचरामः हो गया। इस तरह से उपचरामः में आपको उप जो शब्दांश है यह उपसर्ग हो गया। देखेंगे अंतिम प्रश्न जो उद्धृतवती में उपसर्ग कौन है? देखेंगे ये जो है धृतवती एक अलग शब्द है और इसके शुरू में उद शब्द जुट गया तो यही शब्दांश उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हुआ। और उद को हम अलग करेंगे, द जो है तो में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे उत्तर हर्षौ, ये क्या है? हर्षौ है। अत हलन, ये उपसर्ग हुआ। इस प्रकार प्रश्न संख्या 5 आपका हल हो गया। हम उपसर्ग अलग से पढ़ाएंगे जिसमें विभिन्न प्रकार के जो उपसर्ग हैं उसके विषय में अध्ययन करेंगे। उनका क्या अर्थ होता है उसका हम अध्ययन करेंगे। यह पूर्णतः एक व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है, व्याकरण से संबंधित यह प्रश्न है। तो इसका हम सम्यक अध्ययन अलग से करेंगे, है ना। आज हमने क्या है कि प्रश्न अभ्यास प्रश्न के क्रम में जो पुस्तक में आपका जो प्रश्न दिया है चैप्टर में पाठ में उसका हम अध्ययन हमने किया। इसी उपसर्ग का अध्ययन व्याकरण में जो अलग एक संस्कृत का ही विषय वस्तु है, भाग है, हम सम्यक रूप से उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। चलिए आगे हम देखेंगे प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 आप पुस्तक से देखिए। देखिए प्रश्न संख्या 6 में दिया है। इस तरह के प्रश्न पूर्व में आप लोग बना चुके हैं, समझ चुके हैं। पुनः यह प्रश्न आपके समक्ष है। देखिए दिया हुआ है स्थूल
पदान्याधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। स्थूल पद के आधार पर प्रश्न का निर्माण करे। स्थूल पद का मतलब क्या होता है? मोटा पद। स्थूल पद का मतलब मोटा पद। देखेंगे प्रश्न संख्या 6 के क में दिया है अद्य विद्यालयं न गमिष्यामि। आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। अद्य यहाँ स्थूल पद है, या इसी को कोई किसी किसी चैप्टर में रेखांकित पद भी लिखा रहता है, तो रेखांकित पद कहिए चाहे स्थूल पद कहिए। तो यहाँ ये दिया हुआ अद्य विद्यालयं न गमिष्यामि, तो इसको जो है प्रश्न के रूप में परिवर्तित कर देना है। तो कैसे इसको लिखेंगे? किंग त्वम अद्य विद्यालयं गमिष्यसि। क्या तुम आज विद्यालय जाओगे? ये प्रश्न में परिवर्तित हो गया। प्रश्न संख्या 6 के ख देखिए। अनया दुष्टया चाय भाजनानि त्रुटितानि। अनया दुष्टया चाय भाजनानि त्रुटितानि। इस दुष्ट के द्वारा चाय के बर्तनों को तोड़ दिया गया। अब इसको प्रश्न में बनाना है इस वाक्य को, तो लिखेंगे कया चाय भाजनानि त्रुटितानि। किसके द्वारा चाय के बर्तनों को तोड़ा गया? प्रश्न संख्या 2 देखिए। विमला आत्मत्राणाय प्रयतते। विमला आत्मत्राणाय प्रयतते। विमला अपने प्राण की रक्षा के लिए प्रयास करती है। तो यहाँ आत्मत्राणाय शब्द स्थूल पद है, स्थूल पद पर भी ध्यान देंगे। आत्मत्राणाय स्थूल पद है। विमला किमर्थं प्रयतते, आत्मत्राणाय के जगह पर किमर्थं शब्द देंगे, अर्थात विमला क्या प्रयास करती है, किस लिए प्रयास करती है। प्रश्न संख्या 6 के घ। त्वं संकटात् माम उद्धृतवती। तुमने मुझे, माम मने मुझे, संकटात् मने संकट से, उद्धृतवती मने निकाली। अब संकटात् यहाँ स्थूल पद है, तो त्वं संकटात् के जगह पर लिखेंगे कस्मात् माम उद्धृतवती। तुमने किससे मुझे संकट से निकाली। अंग देखिए। प्रश्न संख्या 6 के अंग। त्वं वेतनस्य गर्वं उद्वहसि। तुम्हें वेतन का गर्व है, घमंड है, अहंकार है। वेतनस्य में वेतनस्य स्थूल पद है। यहाँ वेतनस्य के जगह पर प्रश्न सूचक शब्द को हम देंगे। तो त्वं वेतनस्य के जगह पर कस्य गर्वं उद्वहसि। तुम्हें किसका गर्व है। इस प्रकार हम लोगों ने आज प्रश्न संख्या 6 तक का अध्ययन कर लिया। अगले दिन हम लोग प्रश्न संख्या 7 से आगे बढ़ेंगे। आप सभी नवंबर के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप लोग गृह कार्य के रूप में याद करने वाले प्रश्न को याद करेंगे, समझते हुए शब्दार्थ याद करेंगे, और जितने भी प्रश्नोत्तर है सबको अपने फेर के कॉपी में सुंदर ढंग से लिखेंगे। विद्यालय जिस दिन सुचारू ढंग से, सुचारू रूप से है ना प्रारंभ हो जाएगी, उस दिन हम आप सभी विद्यार्थियों का जो भी गृह कार्य दिए हैं सुनेंगे, चेक करेंगे। आप पूर्णतः तन्मयता से, तत्परता से अपने गृह कार्य को करेंगे। यह हमारा आदेश है, विश्वास है, आशा है। धन्यवाद।